Okay. So by today we will start with the part 2 of ionic equilibrium. ठीक है, हम इसमें पार्ट 2 लेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का, जो हमारा सेकेंड पार्ट है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमें क्या करना है। pH of weak base, pH, pOH, relation between pKa and pKb, ये हमने ऑलरेडी कर लिया। एसिडिटी बेसिसिटी भी हमने पढ़ा था। पोलीप्रोटिक एसिड और बेस और कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पीएच ऑफ वीक बेस से। लेट स्टार्ट फ्रॉम द पीएच ऑफ अ वीक बेस। किसी वीक बेस का हम पीएच कैसे निकालते हैं। मान लो आपने कोई भी वीक बेस ले लिया बेटा। अगर मैं बोलूं कि सबसे पहले अमोनिया के अगर H2O के साथ रिएक्शन करते हैं, अमोनिया की वाटर के साथ रिएक्शन करोगे, देन इट विल फॉर्म NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये बेसिक नेचर है। बेस क्या होता है, प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है। जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर ले वो बेस होता है। तो यहां से हमने क्या बोल दिया कि अमोनिया एक बेस है। अब केबी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम। केबी वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में OH नेगेटिव था, BH पॉजिटिव था, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे आप, रिएक्टेंट यानी कि बी। वाटर बेटा लिक्विड फॉर्म में है, तो मैंने बताया था लिक्विड हो सॉलिड हो वो इक्विलिब्रियम में नहीं पार्टिसिपेट करते। तो हम सीधा क्या लिखेंगे, OH नेगेटिव BH पॉजिटिव बाय बी। तो केबी वैल्यू जो होती है ना बेटा, पीकेबी वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस ऑफ लॉग 10 केबी के। ठीक है, अगर हमें पीकेबी निकालना है तो दैट वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 10 केबी। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, यही फॉर्मूला हम याद रखेंगे कि पीकेबी क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग केबी। केबी हमारे पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। अब देखो बेटा, पीकेबी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग केबी है, यानी कि लॉग केबी क्या है, नेगेटिव में है। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर केबी इंक्रीज करेगा, इफ केबी इंक्रीजेस, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर हमारी केबी की वैल्यू इंक्रीज करती है मींस बेसिसिटी उसकी बढ़ती है, बेसिसिटी इंक्रीज करेगी। वो क्या होगा, ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, उसका बेसिक नेचर क्या होगा, काफी हाई होगा। बट द पीके ए वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग। लेकिन अगर पीके बी ले ले, यहाँ पे पीके बी लेते हैं, अभी केबी की बात कर रहे हैं ना, तो उसकी जो पीके बी वैल्यू है ना वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव लॉग में है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, जो बेटा केबी वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो पीके बी वैल्यू हमेशा क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ। यस, इज दिस क्लियर। रेज योर हैंड, गिव मी हाई फाइव। लेट हो गया, कौन लेट आया। वेदांशा तो पहले थी, सिर्फ अभी बलराज ने अभी अभी ज्वाइन किया है शायद, है ना बलराज। कोई बात नहीं, आप आगे देख लो, समझ आ जाएगा। एक ही पॉइंट हमने डिस्कस किया बेटा। ठीक है, अब बात आती है बेटा वीक बेसिस के लिए, कि फॉर वीक बेसिस ना हम सीधा डायरेक्टली पीएच नहीं कैलकुलेट कर सकते उसकी। पहले हम क्या निकालेंगे, पीओएच वैल्यू निकलती है। वीक बेसिस के लिए पीएच सीधा नहीं निकलती, पहले आप निकालोगे पीओएच वैल्यू। देन हमें पता है कि पीएच प्लस पीओएच 14 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इससे आप अपना पीएच भी निकाल सकते हो। पीएच हम नहीं निकाल सकते वीक बेसिस के लिए, और अल्फा भी हमें पता है लेस देन 1 ही होता है। अब फॉर्मूला ये हमें नहीं करना कुछ भी, इसकी डेरिवेशन, सिर्फ हम ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे कि पीओएच निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है ही क्या है, 1/2 पीकेबी माइनस ऑफ लॉग सी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पीओएच। अब एक बारी अगर हमारे पास पीओएच आ गई, मान लो 6 आ गई, तो पीएच हम कैसे निकाल सकते हैं, 14 माइनस पीओएच, यानी 14 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 8। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि पीओएच कैसे निकालते हैं हम वीक बेस की, 1/2 पीकेबी माइनस लॉग सी से। क्लियर ये, सिर्फ ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। नेक्स्ट ये 3 फॉर्मूला और हम याद रखेंगे। फॉर्मूला बेस्ड बेटा क्वेश्चन आ जाते हैं। सिंपल आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखने हैं कि अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है किसी एसिड के लिए, वीक के लिए, तो फॉर्मूला क्या रहता है, Ka/C। अगर आपको H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है कि कितने H पॉजिटिव आयन होंगे, तो √Ka/C। और अगर हमें pH निकालनी है तो 1/2 pKa माइनस लॉग C। ये 3 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ठीक है ना, दीज 3 फॉर्मूलाज यू ऑल हैव टू बी रिमेम्बर्ड। ठीक है, टू बी रिमेम्बर्ड में है ये।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे सीधे 4 मार्क्स दिलाते हैं ये फॉर्मूलाज। कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन फॉर्मूला से रिलेटेड, या वैल्यूज दे रखी होंगी, आपको पीएच पी ओ एच निकालना होगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के ए बाय सी। एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट के ए इंटू सी। और पीएच की वैल्यू क्या होती है, 1/2 पी के ए माइनस लॉग सी। पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 पी के ए माइनस लॉग सी। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू, अगर बेटा बेस है फॉर्मूला सेम रहेगा, बस के ए की जगह आप क्या कर दोगे, बेस में के बी मेंशन कर दोगे। यहाँ भी ये चीज सेम रहेगी, एच पॉजिटिव के लिए बेस में हम क्या निकालेंगे, ओ एच नेगेटिव। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के बी इंटू सी। ऐसे यहाँ पे पीएच की जगह हमें क्या निकालना है, पी ओ एच। फॉर्मूला सेम रहेगा, पी के ए की जगह पी के बी माइनस ऑफ लॉग सी। तो ये दोनों चीजें हम ध्यान में रखेंगे, इसके बेस पे कोई एक आधा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। तो दीज फॉर्मूलाज वी हैव टू बी रिमेम्बर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद रखने हैं। क्लियर? यस, क्लियर है सबको? वेरी गुड। सिर्फ संजना को क्लियर हुआ, भारती, वेदांशा, बिमला, रोशन, बलराज? ओके, गुड। अब हम बात करेंगे बेटा रिलेशनशिप बिटवीन पीके ए एंड पीके बी। हमने रिलेशन पढ़ा था के ए एंड के बी के बीच में, क्या रिलेशन था? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी? बताओ मुझे। यस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी? किस किस को याद है? यस, फटाफट से। बेटा ये पढ़ा था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता था ना। बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा। के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ठीक है, ये रिलेशन हमने पढ़ा था कि अगर हम के ए और के बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिसोसिएशन ऑफ वाटर के इक्वल आता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के डिसोसिएशन कांस्टेंट पे। अब हम क्या करेंगे, के ए और के बी के लिए क्या लेंगे, ये हमारे पास था, अब हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, मींस माइनस का लॉग लेंगे के ए इंटू के बी और माइनस ऑफ लॉग के डब्ल्यू। तो जब भी बच्चे लॉग एम एन होता है ना, उसकी वैल्यू होती है लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, लॉग एम एन की वैल्यू क्या होती है, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो यहाँ पे लॉग के ए के बी है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, लॉग ऑफ के ए प्लस माइनस लॉग ऑफ के बी। और यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ के डब्ल्यू। अब हमने एक चीज ये पढ़ी थी यहाँ पे पहले कि पी के माइनस लॉग ऑफ के बी किसके इक्वल होता है, पी के बी के। तो यही चीज हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि माइनस ऑफ लॉग के ए किसके इक्वल है, पी के ए के, प्लस माइनस ऑफ लॉग के बी किसके इक्वल है, पी के बी के, और माइनस ऑफ लॉग के डब्ल्यू किसके इक्वल है, पी के डब्ल्यू के। सो दिस वुड बी द रिलेशन बिटवीन पी के ए एंड पी के बी। देखो के ए और के बी के बीच में क्या रिलेशन है, के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, ये रिलेशन था। और पी के ए और पी के बी के बीच में क्या रिलेशन है, कि दिस इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू। क्लियर? यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ ले। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलो, नेक्स्ट हम करेंगे पोली बेसिक और पोली प्रोटिक एसिड का। तो ये क्या होता है, एसिड्स विच कंटेन मोर देन वन आयोनाइजेबल प्रोटीन प्रोटोन। ठीक है, ऐसे एसिड्स जो क्या कंटेन करते हैं, मोर देन वन आयोनाइजेबल प्रोटोन। याद है जब हमने उसमें किया था कि ये क्या होंगे, ट्राई बेसिक नेचर के एसिड होगा, ट्राई बेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड और डाई बेसिक एसिड, ये चीजें। तो वही चीज उन्होंने बोली है कि अगर हमारे पास कोई एसिड जिसमें एक से ज्यादा आयनाइजेबल प्रोटोन होता है, यानी मोर देन वन आयनाइजेबल प्रोटोन, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो पॉलीबेसिक नेचर का है। जैसे H3PO4 है, H3PO4 के पास हमें पता है, हम सीधा लिख सकते हैं 3H पॉजिटिव और PO4 3 नेगेटिव।
यानी इसके पास क्या है, 3H पॉजिटिव आयन है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज पॉलीबेसिक एसिड। ठीक है, क्लियर हुआ ओके ये मैम। सबको? ऐसे ही अगर हम पॉलीबेसिक एसिड के साथ दूसरे वाला हम क्या ले सकते हैं, पॉली एसिडिक बेस। तो पॉली एसिडिक बेस में भी क्या हो जाएगा कि आप कोई एल्यूमिनियम का ही एग्जांपल ले लो, AlOH थ्राइस है, तो ये हमें क्या दे रहा है, Al3 पॉजिटिव आयन अलोंग विथ 3OH नेगेटिव आयन। यानी कि व्हेन देयर इज मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि दिस इज पॉली एसिडिक बेस। उसको हम क्या बोलते हैं, ये पॉली एसिडिक बेस है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। चलो गुड। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट में क्या रहेगा कि हमें Ka डिसोसिएशन निकालनी है किसी डाई बेसिक एसिड के लिए। मान लो ये हमने डाई बेसिक एसिड का एक एग्जांपल लिया, तो अब हम इसकी Ka वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? देखो सिंपल, पहले तो एक H पॉजिटिव उसने रिलीज किया, ठीक है, H2X ने क्या किया, एक H पॉजिटिव रिलीज किया और HX नेगेटिव आ गया। तो Ka1 की वैल्यू क्या आई, HX नेगेटिव H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय H2X, Ka1। अब HX नेगेटिव फर्दर एक H पॉजिटिव और लूज करेगा, तो हमने क्या लिख दिया, HX नेगेटिव गिव्स H पॉजिटिव प्लस X2 नेगेटिव। तो यहां से Ka2 की वैल्यू क्या आ गई, H पॉजिटिव X2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय HX नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, Ka1 मल्टीप्लाई बाय Ka2 करो, ठीक है, HX नेगेटिव H पॉजिटिव H2X मल्टीप्लाई बाय H पॉजिटिव X2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय HX नेगेटिव। ये चीज हमारी कैंसल हो गई, हमारे पास क्या आया, H पॉजिटिव का स्क्वायर X2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय H2X, दिस इज इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब अगर हम रिएक्शन को एक ही सिंगल स्टेप में करें, सीधा सीधा आप क्या करोगे, H2X को डिसोसिएशन कर दो, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आती है, H2X इज इक्वल टू 2H पॉजिटिव प्लस X2 नेगेटिव, और इसकी Ka वैल्यू निकालोगे, क्या आएगी, H पॉजिटिव का स्क्वायर X2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय H2X। तो देखो बेटा ये जो वैल्यू आई है ये सेम है जो आपने यहाँ पे वैल्यू निकाली। तो कहने का क्या मतलब है कि Ka वैल्यू किसके इक्वल होगी, Ka1 और Ka2 के। ठीक है, Ka वैल्यू अगर हमारे पास दो होंगे, अगर हमारे पास बेटा डाई बेसिक नेचर हो या फिर डाई एसिडिक हो, किसी भी तरह का कंपाउंड हो, तो उसकी Ka वैल्यू क्या आती है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन। और अगर हमारे पास ट्राई होता तो हम उसको 3 बार मल्टीप्लाई करते। अगर हमारे पास ट्राई बेसिक होता तो हम कहते हैं Ka3। अगर मान लो Kan तक है, अप टू सोन n है, तो आप उसको n मल्टीप्लाइज करके वैल्यूज निकाल सकते हो। यही चीज हमें यहाँ पे मेंशन करी है कि अगर तो डाइप्रोटिक बेस है तो Kb1 इंटू Kb2, ट्राई है तो 3 से, और अगर हमारे पास n है तो वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक मल्टीप्लाई होते रहते हैं। क्लियर हुआ ये बात भी सबको? यस, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो क्या है कि अगर साइज इंक्रीज करता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है, यानी कि जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। जैसे आयोडीन का साइज बड़ा है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, तो इस तरह से ये वेरी करते हैं। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। और दूसरा पॉइंट हम क्या ले सकते हैं बेटा, हाइड्रा एसिड्स वाला। हाइड्रा एसिड क्या होता है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन प्लस कर दें, मान लो सोडियम के साथ आपने हाइड्रोजन प्लस कर दिया, तो वो क्या बन जाता है, NaH, यानी सोडियम हाइड्राइड बोलते हैं हम उसको। तो यही होता है हमारे पास हाइड्रिक एसिड्स या हाइड्रा एसिड्स, कि जब हम किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन प्लस कर दें तो वो क्या बनाता है, हाइड्रा एसिड। तो हाइड्रा एसिड क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है अलोंग द पीरियड। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं अलोंग द पीरियड,
तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज करती है, और अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तब भी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। मींस हाइड्रा एसिड जो है वो जनरली इंक्रीज ही करते हैं, चाहे आप अक्रॉस द पीरियड मूव करो, चाहे आप अक्रॉस द ग्रुप मूव करो, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। साइज कैसे इंक्रीज करेगा, एक तो अगर हमारा साइज इंक्रीज कर रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, और दूसरा हाइड्रा एसिड से भी हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज। बेटा जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, यानी जितना ज्यादा वो पोलर नेचर का होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब जैसे एच और एफ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी हाई रहता है, एच पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एफ पे नेगेटिव, तो क्या रहता है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी हाई होता है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है। जितना ज्यादा पोलर नेचर होगा उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। और एक चीज हम क्या ध्यान रखेंगे, अगर हम अलोंग द ग्रुप मूव कर रहे हैं, आप किसी ग्रुप में जा रहे हो तो आप देखोगे कि साइज ज्यादा है, जिसका साइज बड़ा होगा ना एनायन का, वो चीज कंसीडर करेंगे, मींस उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगी। और अगर हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसका हाई है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो 4 पॉइंट हमने इसमें ध्यान में रखने हैं। एक है कि साइज इंक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। सेकंड, हाइड्रा एसिड में चाहे आप ग्रुप में चल लो चाहे पीरियड में, इंक्रीज ही करेगी एसिडिक स्ट्रेंथ। थर्ड क्या कहता है कि जितनी ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ना, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होगा उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज करेगी। और फोर्थ में हमने क्या पढ़ा कि इफ यू आर मूविंग अलोंग द ग्रुप, तो साइज जो है वो लेंगे, कंसीडर करेंगे। अगर किसी पीरियड में मूव कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेजर करोगे। तो ये चारों पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हुआ ये सबको? यस, इज इट क्लियर? सिर्फ बलराज को, बाकियों का क्या कहना है? भारती को क्लियर है, वेदांशा, रोशन, ठीक है, सुधा को भी क्लियर है। व्हाट अबाउट बिमला एंड मेधा? यस, बिमला, चलो अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम क्या लेंगे कि किसी भी उसकी कैटायन या एनायन की इंटरेक्शन वाटर के साथ, ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वाटर विद कैटायन एनायन और बोथ द सॉल्ट और सॉल्ट्स के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। एक चीज हम ध्यान में रखेंगे, जब भी हम किसी एनायन को वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं देन इट गिव अस एसिड, तो हमें क्या देता है, एसिड। जैसे कि CH3COO नेगेटिव को वाटर के साथ ट्रीट करवाया तो इसने क्या रिलीज किया, एसिटिक एसिड अलोंग विद OH नेगेटिव आयन। सो दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन कि अगर हम क्या करें, किसी एनायन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें एसिड देता है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई केटायन वाटर के साथ ट्रीट करता है तो वो क्या रिलीज करता है, बेस। जैसे कि एग्जांपल क्या लिया हमने, NH4 पॉजिटिव आयन को वाटर के साथ ट्रीट करवाया, देन इट फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद H पॉजिटिव आयन, ठीक है, H पॉजिटिव आयन के साथ, तो दिस इज गिविंग अस बेस। ठीक है, तो यही है हमारे पास। अच्छा एक चीज हम ध्यान में रखेंगे कि सॉल्ट जो होता है ना बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का, वो सिर्फ हाइड्रेटेड होता है, हाइड्रोलाइज नहीं होता। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेटेड एंड हाइड्रोलाइज्ड? हाइड्रेटेड एंड हाइड्रोलाइज्ड के बीच में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है मुझे? यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेटेड एंड हाइड्रोलाइज्ड? फटाफट से। यस, एनीवन? इजी सी बात है बेटा, सोचो थोड़ा सा, देखो पता होगा किसी को, बता सकते हो जिसको पता है।
नो वन, किसी को भी नहीं पता? नॉट गुड। देखो बेटा, हाइड्रेटेड और हाइड्रोलाइज्ड में क्या फर्क है? हाइड्रेटेड क्या होता है? हाइड्रेटेड सोल्ट वो होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल आके उसके साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे ये कॉपर सल्फेट का एग्जांपल हमने लिया है बेटा। कॉपर सल्फेट के साथ जब 5 वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ एड ऑन होते हैं ना, तब हम बोलते हैं कि ये सॉल्ट जो है हाइड्रेटेड है। और हाइड्रोलाइज का क्या मतलब होता है कि उसका डिसोसिएट हो जाना। कि अगर मान लो कोई NaCl है, वो अगर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये इसकी हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म है। और अगर वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि दिस इज अ हाइड्रेटेड फॉर्म। तो क्या है कि कोई भी सॉल्ट जब स्ट्रॉन्ग ही एसिड लो और स्ट्रॉन्ग ही बेस लो ना, तो उनके सॉल्ट हाइड्रेटेड होते हैं, हाइड्रोलाइज नहीं होते। ठीक है ना? इफ यू आर टेकिंग द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड and strong base, then they only get hydrated, not hydrolyzed. क्लियर? अगर हम केटायन बना रहे हैं बच्चे किससे? किसी स्ट्रॉन्ग बेस से, मान लो NaOH से केटायन बना लिया, Na पॉजिटिव वाला, और एनायन बना लिया हमने स्ट्रॉन्ग एसिड से, HCl से ही बना लिया, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वाला एनायन हमने चूज कर लिया। तो इनके बीच में हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, देयर विल बी नो हाइड्रोलिसिस इन दिस केस। ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन यही सारे रहेंगे, और स्ट्रॉन्ग बेसिस के कैटायन कौन से हो जाएंगे? ये। सो दीज टू विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस नहीं शो करते। ठीक है? दिस विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्ट की। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हम कुछ एब्रीविएशन यूज करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस वाली। तो ये चीज हमें देखनी है। ठीक है? तो सॉल्ट कैसे बना सकते हैं हम 4 तरह के सॉल्ट बना सकते हैं। एक तो हमने ले लिया कि स्ट्रॉन्ग ही एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है। एक में आपने ले लिया कोई एसिड वीक था, बेस स्ट्रॉन्ग था। एसिड स्ट्रॉन्ग था, बेस वीक था। वीक एसिड है और वीक ही बेस है। ये 4 सॉल्ट हम बना सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन से। सो लेट स्टडी वन बाय वन, दोनों करते हैं। अब सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक एग्जांपल NaCl ही लेंगे। NaOH हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन दोनों से मिलके हमारे पास NaCl बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दो, यू विल गेट NaCl और वाटर। अब हमें पता है कि Na पॉजिटिव भी स्ट्रॉन्ग बेस है और Cl नेगेटिव भी हमें स्ट्रॉन्ग बेस का ये कैटायन है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है। तो हमने यही पढ़ा था कि ये दोनों ही रिएक्ट नहीं करेंगे वाटर के साथ। क्यों? क्योंकि ये कैटायन और एनायन है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के। तो ओवरऑल पीएच वैल्यू क्या रहेगी फिर? 7। ना तो वो एसिडिक करेक्टर शो करेगा, ना ही बेसिक करेक्टर शो करेगा। जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन किस तरह का आ जाएगा? न्यूट्रल, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्टली 7 होगी। ठीक है? क्लियर हो रहा है ना बेटा? थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं लग रहा? इजी है, बस थोड़ा सा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वुड बी। ओके? अब नेक्स्ट देखो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब कोई वीक एसिड ले लो और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। वीक एसिड ले लिया एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, ये H2O निकाल दो, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, CH3COO Na बन गया। ये सॉल्ट बन गया हमारे पास। अब हमें पता है कि वीक एसिड वाला मींस एसिटिक एसिड जो है, ये हाइड्रोलाइज कर सकता है। ठीक है ना? वीक एसिड जो है दैट कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस, मींस ये क्या बनाएगा? CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। बट स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, वो हाइड्रोलिसिस नहीं शो करेगा, दैट विल नॉट शो हाइड्रोलिसिस। और एक ऐसी चीज जिसमें एसिड वीक हो और बेस स्ट्रॉन्ग हो, तो वो ओवरऑल एसिडिक नेचर का होगा या बेसिक का? यस, क्या रहेगा? ओवरऑल नेचर उसका बेटा एसिडिक आएगा या बेसिक आएगा? ये कौन बता सकता है मुझे? यस, बेसिक। क्या होगा बेटा? बेसिक। बिल्कुल सही बेटा। तो जो चीज ज्यादा अमाउंट में, जो चीज स्ट्रॉन्ग है, दैट वुड बी कंसिस्ट नेचर। तो इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक, यानी पीएच ग्रेटर देन 7। पीएच क्या होगी? ग्रेटर देन 7। वही चीज लिखी इन्होंने, Na पॉजिटिव केटायन है स्ट्रॉन्ग बेस का,
सो इट विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, तो ये तो हाइड्रोलिसिस नहीं जाएगा, बट एसीटेट आयन हाइड्रोलिसिस करेंगे। एसीटेट आयन विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस करके वो OH नेगेटिव आयन ही तो बढ़ाएगा। OH नेगेटिव आयन बढ़ रहे हैं, OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, एल्कलाइन, यानी कि बेसिक नेचर का। और हमें पता है कि अगर बेसिक होता है तो पीएच क्या होती है, ग्रेटर देन 7, पीएच वुड बी ग्रेटर देन 7। ठीक है, और एक फॉर्मूला है इसका, इसकी पीएच हम कैसे निकालते हैं, 7 + 1/2 pKa + log C। ठीक है, ये फॉर्मूला 3 फॉर्मूले होंगे, ये हम तीनों याद रखेंगे। दिस इज फॉर द वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है हमारा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। कोई कुछ मैम कहना, लॉग सी की वैल्यू क्या है? लॉग सी की वैल्यू बेटा, सी जो है डाटा कॉन्सेंट्रेशन, सी क्या है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी किसी भी एनायन की, तो वो मेंशन होगी, उसकी बस आपको लॉग वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, सी इज द जनरली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन आयन। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अब सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लेते हैं, वीक बेस ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, तो क्या बनेगा, NH4Cl प्लस वाटर, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में। अब देखो क्या है, अब हमारे पास बेस, एसिड तो स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, एसिड हाइड्रोलाइज नहीं होगा। जो बेस है, बेस हमारे पास हाइड्रोलाइज हो सकता है, ठीक है ना, बेस के पास टेंडेंसी है हाइड्रोलाइज होने की। अगर बेटा बेस के पास टेंडेंसी है हाइड्रोलाइज होने की, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या बनाएगा, बेस का हमारे पास केटायन ही हाइड्रोलाइज होगा ना। जब केटायन हाइड्रोलाइज होगा तो वो ज्यादा H पॉजिटिव आयन बनाएगा, और जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन उतनी ही ज्यादा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, सोल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक, और पीएच क्या आ जाएगी, लेस देन 7। वैसे भी एक बात याद रखो, एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक बेस है, तो ओवरऑल इफेक्ट एसिड ही दिखाएगा। तो यहां से भी आप याद रख सकते हो सीधा सिंपल वे में कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक ही शो करेगा। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला हम पढ़ेंगे पीएच निकालने का। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वीक बेस के लिए पीएच इज इक्वल टू 7 - 1/2 pKb प्लस log C। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, अब लास्ट वाला क्या बचा हमारे पास, वीक ही एसिड है और वीक ही बेस है, मतलब दोनों के पास टेंडेंसी है आयोनाइज करने की, तो ओवरऑल सॉल्यूशन में कुछ तो कम ज्यादा होगा। तो उस केस में हम क्या लेते हैं, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इन वैल्यूज के ऊपर। पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है 7 + 1/2 pKa - pKb। एक सेकेंड मेरे को देना, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, लेट्स जस्ट कंटिन्यू। सो पीएच की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास, पीएच की वैल्यू होती है 7 + 1/2 pKa - pKb। pKa - pKb का क्या मतलब है बच्चे, अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, इफ दिस इज पॉजिटिव तो पीएच हमारा ग्रेटर देन 7 होगा, यानी कि वो बेसिक नेचर शो करेगा। इफ दिस वैल्यू इज नेगेटिव देन हमारा पीएच जो है वो लेस देन 7 होगा, और कौन सी शो करेगा नेचर, एसिडिक।
तो हमें इसमें क्या ध्यान में रखना है, ये 3 फॉर्मूले, दीज आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अब आपको ना फॉर्मूलाज याद रखने हैं टू बी रिमेम्बर्ड में, ठीक है। तो पीएच की वैल्यू क्या है 7, कब, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में पीएच की वैल्यू क्या होती है 7 + 1/2 pKa + log C। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ पीएच की वैल्यू क्या होती है 7 - 1/2 pKb + log C। और वीक एसिड और वीक बेस में पीएच की वैल्यू क्या होती है 7 + 1/2 pKa - pKb। तो ये तीनों फॉर्मूलाज अच्छे से याद रखने हैं हमें, ठीक है। तो इसमें मेन फॉर्मूला के ऊपर फोकस करना है और फॉर्मूलाज याद रखने हैं। क्लियर है सबको? यस, गिव मी हाई फाइव। जिसके हाथ ठंडे हैं वो भी चलो हाई फाइव कर ही ले, लगा लेते हैं ठंडे हाथ भी। यस, बस 2 ही बच्चे, अरे 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 इतने सुस्त बच्चे, इनका मन नहीं कर रहा रजाई से हाथ बाहर निकालने का। ये सोच रहे हैं अरे अरे इतनी ठंड में कौन हाथ बाहर निकाले अपना। सच में नहीं हाई फाइव करना, एक वही चलाना ही है बटन ऐसे। चलो नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास बफर सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं बफर सॉल्यूशन का क्या रोल है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करे, सॉल्यूशन विच रेजिस्ट अ चेंज इन पीएच, जो पीएच वैल्यू में चेंज होने से रोके। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, विच स्टॉप नहीं कह सकते हम पूरी तरह से, जो उसको चेंज होने से इफेक्ट करता है, मतलब कि जितना चेंज पीएच में होना चाहिए उतना नहीं होता, जो उसको थोड़ा बहुत क्या करे, स्टॉप करने की कोशिश करे चेंज को, अगर आप कोई एसिड या बेस उसमें डाल रहे हो। देखो एक एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे हम इसको, कि अगर आपने कोई नॉन बफर्ड सॉल्यूशन लिया है और उसकी पीएच क्या थी 8 थी, अब आप उसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ HCl डालते हो ना, तो पीएच जो है वो सीधा 8 से क्या हो जाती है 5 रह जाती है। दैट विल जस्ट गेट डिक्रीजेस टू 5 ओनली, ठीक है ना। अगर हम कोई नॉन बफर्ड सॉल्यूशन ले रहे हैं, पीएच उसका 8 है और आप उसमें जरा सा HCl डालते हो, तो पीएच कितनी चली जाती है 5, हमें पता है। और उसमें कितनी कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज आ जाएगी 1000 टाइम, क्योंकि अगर वैल्यू 10⁻⁻8 होती है ना, तभी पीएच वैल्यू 8 होती है। पीएच 8 है तो कॉन्सेंट्रेशन होगी 10⁻⁻8, 5 है तो कॉन्सेंट्रेशन होगी 10⁻⁻5। तो अब इन दोनों के बीच में आप देखो कि H पॉजिटिव जो है वो 1000 टाइम इंक्रीज हो गया, इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उसकी बढ़ गई। बट ऑन द अदर हैंड आपने सेम चीज करी, बट आपने एक बफर सॉल्यूशन लिया हुआ है, पीएच 80 थी, जितना एसिड यहाँ डाला था उतना ही यहाँ पे डाला है, तो पीएच उसकी ड्रॉप कितनी हुई, सिर्फ 7.8 हो गई। पहले बिना बफर के 8 से 5 आ गई थी, अब सिर्फ 0.2 गिरी है। तो दिस इज द पावर ऑफ बफर सॉल्यूशन, ठीक है। ये पावर है उस बफर सॉल्यूशन की कि वो पीएच को गिरने नहीं देता। क्लियर हुआ? यस, इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो देख लो बफर मतलब कैसा, वो कह सकते हैं हम, बफर का रोल वैसा है जैसे आजकल रजाई का रोल हो रखा है, कि वो हमें ठंड लगने नहीं देती, ऐसे ही बफर क्या कर रहा है, वो पीएच गिरने नहीं देता है ना। बस हम क्या सोचते हैं पूरा दिन, मेरा तो ये हाल है, मैं अपना अगर बी फ्रैंकली बताऊं, बस सुबह उठो बैठे रहो सारा दिन रजाई में, यहीं पे दे दो कुछ कुछ खाने को, देंगे घर वाले तो भी ठीक है, नहीं देते तो मैं उसमें भी खुश हो जाती हूँ कि नहीं देना तो मत ही दो, बस छेड़ो नहीं अभी, इतनी ज्यादा वो हो रही है। चलो नाउ कम टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन में हम बात करेंगे बेटा। बफर हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, बेसिक बफर और सॉल्ट बफर। एसिडिक बफर बनाएंगे कैसे, बात करते हैं। बेसिक बफर कौन सा होता है, सॉल्ट बफर तो बेटा सेम ही रहेगा। सॉल्ट बफर किसी भी एसिड और बेस को कनेक्ट करोगे, दैट विल गिव यू अ सिंपल सॉल्ट बफर, ठीक है। तो वो हमें सॉल्ट की फॉर्म में ही बफर सॉल्यूशन देता है। बात आती है एसिडिक और बेसिक बफर को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर का क्या रोल है, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, किसी भी वीक एसिड का सॉल्यूशन एंड एट सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, और कोई स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, यानी वीक एसिड ले लिया और बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस है सॉल्ट का विद एसिड CH3COONA। अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं हम, ठीक है ना, हाउ टू प्रिपेयर इट। नाउ कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले
हम बेटा 2 मोल्स लेते हैं एसिटिक एसिड के, 2 मोल्स लेते हैं हम एसिटिक एसिड के, एसिटिक एसिड यानी वीक एसिड के, और 1 मोल हम लेंगे NaOH का यानी स्ट्रॉन्ग बेस का। तो अब 1 मोल जो है ना एसिटिक एसिड का, वो NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा हमारे पास, सॉल्ट। इसने हमें 1 मोल दे दिया सॉल्ट। अब ये लिया तो हमने 2 मोल था, बट यूज सिर्फ 1 मोल हुआ है। तो अब बचा क्या है सॉल्यूशन में, 1 मोल CH3COOH और 1 मोल क्या है हमारे पास CH3CONA, और यही दोनों को हम क्या बोलते हैं कि दिस इज कंसीडर्ड एज एसिडिक बफर। ठीक है, तो एसिडिक बफर किस किस का मिलके बनता है, वीक एसिड का और सॉल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हो, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एसिडिक बफर। उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारा एसिडिक बफर है। क्लियर बात? यस, वेरी गुड। नाउ कम टू बेसिक बफर। तो बेटा एसिडिक बफर के साथ ही बेसिक बफर कैसे बनता है, उसमें हम वीक बेस लेते हैं और सॉल्ट लेते हैं उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, यानी कोई वीक बेस और सॉल्ट किसका होगा, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। और अगर कोई ये बना रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि दिस इज अ बेसिक बफर। वो हमारे पास क्या है, बेसिक बफर है। ठीक है, गुड। अब हम बफर को यूज कहाँ कहाँ करते हैं, सबसे पहला बायोलॉजिकल रिसर्च में, कल्चर मीडिया की जो भी कल्चर्स वगैरह बनते हैं बेटा, या जो चीजें मेंटेन करके रखनी होती है उन्होंने, उसके उसमें हम पीएच का यूज करते हैं, जहां पे हमें मेंटेन करनी हो पीएच वैल्यू। ठीक है, बायोलॉजिकल रिसर्चेस में टू मेंटेन द पीएच वैल्यू ऑफ कल्चर मीडिया, वहां पे बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज में यूज होता है ये, लेदर इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ताकि पीएच ओवरऑल मेंटेन रहे सॉल्यूशन की, तो वहां हम बफर को यूज करते हैं। हम बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी जो पीएच है हमारे ब्लड की वो कांस्टेंट रहती है 7.4, तो उसके लिए भी बफर एक्शंस हम यूज करते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ बफर। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा एसिड बेस टाइट्रेशन। अब मुझे ये बताओ कि लैब में जाके टाइट्रेशन किस किसने करी है, करिए वो टाइट्रेशन फिनोल फेथालिन वाली जिसका पिंक कलर आता है लास्ट में। यस, हैव यू डन, करी है ना? तो वही चीज हाँ देखेंगे हम, क्या रहता है बेटा, एक हम ऊपर वो ले लेते हैं ब्यूरेट। ठीक है, इस तरह से ब्यूरेट होती है, और नीचे एक मान लो फ्लास्क ली है, ये हम ऐसे कोई वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेते हैं। ठीक है, उसमें हमेशा ऊपर वाली में आप रखो कि इसमें एसिड है, इसमें हमारे पास HCl है, यहाँ पे कोई बेस ले लिया NaOH, और फिर हम उसमें एक इंडिकेटर ऐड करते हैं जो कि है हमारा फिनोल फेथालिन। फिनोल फेथालिन का इंडिकेटर डालोगे, फिर ये जो है कलरलेस है, फिलहाल ये कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही हम इसमें एसिड डालना शुरू करते हैं, जैसे ही एसिड डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, कलरलेस टू पिंक कलर आना इसका शुरू हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी नोन वॉल्यूम को हम ले लेते हैं फ्लास्क में, फिर ब्यूरेट में ऊपर वाला एसिड रहता है, और हम फिर वॉल्यूम नोट डाउन करते हैं ना जब ये रिएक्शन जो है न्यूट्रल हो जाती है, यानी जहां पे वो कलर हो गया उसका पिंक, वो आप वैल्यू नोट कर लेते हो। यही करा था टाइट्रेशन में, ये सबने करी है ना? कोई यस ऐसा मैम। बंदा तो नहीं जिसने नहीं करी? यस, हैंड रेस करो किस किसने करी है लैब में। सिर्फ बलराज ने, रोशन ने, सुधा ने भी करी है, वेदांशा, भारती, मेधा, बिमला, आप लोगों ने नहीं करी बेटा लैब में ये रिएक्शन। ठीक है, तो दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब कोई एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। और फिनोल फेथालिन क्या होता है बेटा, फिनोल फेथालिन खुद तो व्हाइट और कलरलेस केमिकल कंपाउंड होता है, जो एज इस अ मैम बेस में पिंक कलर देता है ये। हाँ इंडिकेटर यूज करते हैं हम HCl और NaOH में, और यही हमें पिंक कलर देता है। ठीक है, तो टाइट्रेशन का रिजल्ट क्या होता है, पिंक कलर, क्योंकि हम उसमें क्या डालते हैं, फिनोल फेथालिन। फिनोल फेथालिन टर्न कर देता है कलरलेस टू ब्रिलियंट पिंक एज द सॉल्यूशन टर्न्स फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक, क्योंकि वो एसिड से बेसिक में कन्वर्ट हो जाता है। ब्यूरेट क्या होती है, वो जो ऊपर लगाते हैं ना, ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब। ग्रेजुएटेड का क्या मतलब हुआ कि उसने ग्रेजुएट कर रखी है? नो मैम, उस पे वो छोटे छोटे निशान होते हैं ना। हाँ, जिसके ऊपर बेटा मेजरमेंट लिखी हो, ठीक है ना, जिसपे मेजरमेंट या नंबरिंग लिखी हो ना, उसको हम बोलते हैं ग्रेजुएटेड है ये।
तो ब्यूरेट वही होती है, ऊपर जो लगा होता है, फिर उस पे एक टैब भी होती है जिसको खोल के हम वो डालते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड भी हम यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा वीक एसिड है, एंड विल ओनली पार्शियली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप वीक एसिड की लेना चाहते हो तो आप वीक एसिड में ऑक्सैलिक एसिड लोगे। अब इक्विवेलेंस पॉइंट निकालते हैं बेटा, हम उसमें ग्राफ बनाते हैं ना हम इन टाइट्रेशंस का, तो हमारे पास क्या बनता है, इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट कब अचीव होता है, जब एसिड और बेस जो है हम इक्वल अमाउंट में लेते हैं। इक्विवेलेंट अमाउंट होती है एसिड और बेस की, मींस 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड HCl आर टेकन। 1 मोल अमोनिया लिया और 1 मोल ही HCl लिया, और उसने 1 मोल ऑफ NH4Cl बनाया। इट मींस उसकी इक्विवेलेंट अमाउंट क्या थी, यहाँ पे 1 मोल थी। ओवरऑल जब वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट अमाउंट। इंडिकेटर क्या होते हैं बेटा, जो एंड पॉइंट तक लेके जाते हैं हमें टाइट्रेशन की, कैसे इंडिकेट करते हैं वो, उनका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है ना। कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर हम कौन सा यूज करते हैं, फिनोल्फेथैलिन या फिर मिथाइल ऑरेंज। यही हमारे पास कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर है, या तो फिनोल्फेथैलिन है या कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज। अच्छा, सोल्यूबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज की क्या सोल्यूबिलिटी होगी, कि हम उसमें कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चीज को डिसॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर मैं बोलूं एक गिलास में मैं 4-5 चम्मच नमक घोल सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं घुलेगा, दैट वुड बी इट्स सोल्यूबिलिटी। यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूट जो हम किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में घोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ये उसकी सोल्यूबिलिटी है। ठीक है। सो सोल्यूबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ specified amount of solvent at a specified temperature to form a saturated solution। कि कितना अमाउंट आप किसी चीज का एक चीज में घोल सकते हो, that would be considered as solubility। इसकी यूनिट मोल पर लीटर भी हो सकती है और ग्राम पर लीटर भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड सॉल्ट को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट कैटेगरी में वो सॉल्ट आते हैं बेटा जो सोल्यूबल होते हैं, यानी जो सोल्यूबल होते हैं, जैसे नमक पानी में घुल जाता है, तो इनकी सोल्यूबिलिटी ग्रेटर देन 0.1 मोलर होती है। कैटेगरी 2 में कौन से आते हैं, जो स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं, यानी अच्छे से डिसॉल्व भी नहीं होते और ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं घुल रहे। उनकी सोल्यूबिलिटी रेंज 0.01 मोलर से 0.1 मोलर के बीच में होती है। एग्जाम्पल क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। और क्या रहती है, कैटेगरी 3 क्या होती है, स्प्रैंगली सोल्यूबल सोल्ट, जो बहुत कम सोल्यूबल होते हैं, जैसे AgCl इन वाटर, इसके बेटा व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं जनरली, तो ये क्या होते हैं, स्प्रैंगली सोल्यूबल होते हैं। ठीक है। स्प्रैंगली सोल्यूबल मींस सोल्यूबल भी हो गए हैं और उनके पीपीटीज भी बन रहे हैं, तो इसकी सोल्यूबिलिटी क्या रहती है, लेस देन 0.01 मोलर। ये हमारे पास कैटेगरी 3। अब एक और चीज आती है KSP वैल्यू, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, ये प्रोडक्ट होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस का किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, दैट वुड बी रेज टू द पावर इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ एन आयन। जैसे कि ये हमारे पास इक्वेशन है बेटा, PbCl2, ये क्या बना रहा है, Pb2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, तो इसकी KSP वैल्यू हम वैसे ही निकालते हैं। रिएक्टेंट इसमें प्रोडक्ट ही लोगे आप, रिएक्टेंट की जरूरत नहीं होती, और ये जो 2 होता है वो क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ KSP। ठीक है। प्रोडक्ट किसका, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन आयन का, दोनों आयंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का रेज टू द पावर इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ द एन आयन। ये सॉलिड था, इसलिए सॉलिड का तो कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है, तो आपको रिएक्टेंट को डिवाइड में लेने की जरूरत नहीं थी। एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। क्लियर हुआ सबको, KSP प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन raised to the power equal to the coefficient of ion. This is important one. Yes, any problem up to KSP? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही KSP तक? अब हम देखेंगे KSP के साथ ही आता है बेटा आयोनिक प्रोडक्ट, जिसको हम KSP क्या था, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, SP स्टैंड फॉर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। अब हम लेते हैं KIP, यानी कि आयोनिक प्रोडक्ट। KIP क्या हो गया हमारे पास, आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट, किसी सॉल्यूशन सॉल्ट का एक ऐसी स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पे द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस, वो भी क्या करेगा, ईच रेज टू द पावर इक्वल टू द आयन,
मतलब बात सेम ही रहेगी, बट इसमें हमने किसकी बात कर दी, आयन की। ये सेम वैसे ही है जैसे हमने Kp और Kc निकाला था ना। P का मतलब क्या था, प्रेशर। C का मतलब क्या था, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही KsP क्या है, हमारे पास सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है इक्विलिब्रियम पे, और KIP क्या है, कोई भी आयनिक प्रोडक्ट है एट एनी पॉइंट। यानी कि KsP आप लिख सकते हो सिर्फ इक्विलिब्रियम पे, जैसे हमने K की वैल्यू निकाली थी, और दूसरे हमने रिएक्शन क्वोशिएंट लिए थे ना, हमने बोला था कि Kc और Qc में क्या डिफरेंस है। Kc होती है इक्विलिब्रियम पे, और Qc का क्या था, किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट। तो यही बच्चे डिफरेंस है KsP और KIP में। KsP इक्विलिब्रियम पे है और KIP एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे है। ठीक है, KIP एट एनी पॉइंट। क्लियर हुआ सबको आयनिक प्रोडक्ट वाला भी? यस, किस किस को क्लियर है, फटाफट से बता दो मुझे। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट ऑन दिस? अब देखो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट वर्सेस आयोनिक प्रोडक्ट में क्या रहेगा। तो हमारे पास सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट का क्या है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है हमारे पास KsP, जो सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल्स है, और ये मेजर करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयन दैट कैन द सॉल्यूशन कैन डिसॉल्व। कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयन जो है कोई सॉल्यूशन डिसॉल्व कर सकता है, दैट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। और आयनिक प्रोडक्ट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि वो जरूरी नहीं इक्विलिब्रियम पे अटेन हो। और ये मेजर करता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन, कि पूरे सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, दैट विल मेजर बाय आयोनिक प्रोडक्ट। सो दिस इज द डिफरेंस। और केसेस क्या रहेंगे कि अगर हमारी KsP की वैल्यू बेटा ज्यादा होती है, तो मतलब कि डिसॉल्विंग पावर ज्यादा है, तो सॉल्यूशन जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, मतलब उसमें कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनते। और अगर KIP और KsP इक्वल है, तो सॉल्यूशन जो है हमारा सैचुरेटेड होगा और नो प्रेसिपिटेट हो। और अगर यहाँ पे KsP ज्यादा था तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा। और अगर हमारा KIP ज्यादा होता है, तो मतलब सॉल्यूशन इज होल्डिंग मोर सोल्ट दैट कैन डिसॉल्व इन इट, देन प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बनते हैं, क्योंकि अभी उसके पास और सोल्ट है जिसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द केस 3। क्लियर हुआ ये सबको? यस, किसी को कोई भी डाउट हो तो बेटा वो पूछ सकता है। एनीवन हैविंग एनी डाउट? सो बाय दिस इज द एंड ऑफ द इक्विलिब्रियम। ये हमारा इक्विलिब्रियम का एंड हो गया है। तो अब आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि संडे को इसका टेस्ट भी है, तो आप लोगों ने ये पूरा चैप्टर थॉरली करना है। और किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है, हाँ मैं अभी बता देती हूँ क्वेश्चन। देखो, सबसे पहली बात बेटा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वाला bit.ly/नवनीत मैम, हर एक उसकी PDF, हर एक लेक्चर की PDF वीडियो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये नहीं है कि नोट्स नहीं आ रहे ग्रुप में, यहाँ पे सारे नोट्स अपडेटेड हैं। यहाँ तक ऑलरेडी सारे नोट्स अपडेटेड हैं, तो यहाँ पे आपने नोट्स ले लेने हैं। ठीक है, तो ऑल नोट्स यू हैव टू टेक फ्रॉम हियर। ठीक है, इसका क्वेश्चन तो देखते हैं, एक मिनट, लेट मी गिव मी अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं आपको, जस्ट देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है एक, कि हमें पीएच निकालनी है। यहाँ पे लिखते हैं, हमें निकालना क्या है, पीएच निकालना है। किसका? अच्छा, केएसपी पे क्वेश्चन करना है क्या? केएसपी वाला बताऊं? पीएच वाला तो रहने दो, केएसपी वाला कह रहे होगे ना?